नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस की बेहतरीन क्लास को लेकर एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी छोटे और बड़े प्रश्न बनेंगे जो आपके छोटे और बड़े किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास की खास बात यह है कि इसमें जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिया गया है, तो इससे आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिविजन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पे कह रहा है कि स्वेतलिंग कप का संबंध किससे है। तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है, ये एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है और इसके बारे में आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है और कह रहा है कि स्वेतलिंग कप किससे संबंधित है। तो ये जो कप है ना, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, टेबल टेनिस से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि टेबल टेनिस का जन्म किस देश में हुआ है, टेबल टेनिस का जन्म, तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से खेल का जन्म किस देश में या किस जगह पे हुआ है। अगर आपसे कुछ कपों के बारे में बात करें जो खेले जाते हैं, अगर आपसे पूछे कि डेविस कप, यहाँ पे डेविस कप अगर पूछ ले तो आप लोग केवल बताएंगे कि ये टेनिस से संबंधित कप है। किससे संबंधित है? टेनिस कप। लेकिन अगर आपसे पूछे इस कप के बारे में तो वो टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक, और कुछ कप देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि सुब्रातो कप का संबंध किससे है, सुब्रतो कप का संबंध किससे है, या फिर आपसे पूछ ले कि दुरंड कप का संबंध किससे है, दुरंड कप का संबंध किससे है, तो ये दोनों कप के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका संबंध है फुटबॉल से। इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब एशिया कप अगर आपसे पूछे कि किससे संबंधित है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। एशिया कप किससे संबंधित है? तो एशिया कप जो है ये क्रिकेट से संबंधित कप है, एशिया कप। उसके बाद जैसे आपका गोल्फ से संबंधित एक कप हो गया, जैसे वाकर कप किससे संबंधित है, वाकर कप किससे संबंधित है, तो ये जो है गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से संबंधित है। और एक कप के बारे में और आप लोग ध्यान रखेंगे, एजरा कप अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे एजरा कप के बारे में, एजरा कप किससे संबंधित है, तो ये जो है पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है। तो इतनी चीजों के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि स्वेतलिंग कप किससे संबंधित है, तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। आप लोग इसे नहीं भूलेंगे। अगर आपसे पूछे टेबल टेनिस का जन्म कहाँ पे हुआ है, इंग्लैंड में, तो ये भी साथ में आप लोग को याद रखना है। डेविस कप का संबंध किससे? टेनिस से। दुरंड कप, सुब्रोतो कप का संबंध किससे है? ये फुटबॉल से है। ठीक, फुटबॉल से संबंधित कप है। अगर आपसे पूछे एशिया कप का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। उसके वाकर कप का संबंध किससे? गोल्फ से है। और पोलो खेल का संबंध जो है ये एजरा कप से है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था। तो हस्तिनापुर का आपको बताना है कि उत्खनन कब हुआ था। तो देखिए, हस्तिनापुर के बारे में जहां पे अर्जुन भीम नकुल सहदेव थे वो था आपके हस्तिनापुर। अर्जुन भीम नकुल सहदेव मारे तीर गिरे महादेव। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे हस्तिनापुर के बारे में। तो इसकी जो खोज है 1950 से 52 के बीच में हुई थी। 1950 से 52 के बीच में हुई थी। उसके बाद आप लोग को ध्यान रखना है कि इसके खोज किसने की थी। खोज तो इसकी खोज करता है बीबी लाल। कौन है इसकी खोज करता? बीबी लाल। बीबी जी नहीं, बीबी लाल। आप लोग ध्यान रखेंगे, बीबी लाल इसकी खोज करता है। ठीक, और एक चीज और, इनको इस कार्य के लिए पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनको पद्म विभूषण कब मिला था? तो इनको पद्म विभूषण 1921 में, अभी इनको पद्म विभूषण भाई 1921 में देखिए नहीं मिला था। इनको जो पद्म विभूषण है वो कब मिला था? तो ये 2021 में मिला था। कब मिला था? 2021 में, अभी हाल ही में मिला है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे अगर आपसे पूछे हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के बारे में पूछा जाता है। जैसे हड़प्पा की अगर आपसे पूछे खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किए थे दयाराम साहनी ने। कौन किए थे? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। अगर आपसे पूछे कब खोज की थी, तो 1921 में। अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे खोजा था, अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे, तो इसे जो है रावी नदी के किनारे खोजा गया था। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे खोजा गया था। यही मोहनजोदड़ो के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज करता है कौन? राखल दास बनर्जी। यहाँ पे नोट करेंगे कौन खोजे थे?
राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। अगर आपसे पूछे कब खोज की थी तो 1922 में। अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे इसको खोजा गया था तो सिंधु नदी के किनारे इसको खोजा गया था। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी के किनारे इसको खोजा गया था। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 से 1952 के बीच में इसका उत्खनन किया गया था। इसके खोजकर्ता हैं बीबी लाल। खोजकर्ता के बारे में भी आप लोग को ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और इनको पद्म विभूषण बीबी लाल को दिया गया था, 1921 में पद्म विभूषण मिला था। अब मोहनजोदड़ो को हमने बताया इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी भैया राखल दास बनर्जी ने किया था, 1922 में किया था। और ये सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में और रावी नदी के किनारे खोजा गया था। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक, अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो देखिए ये हमारा साइंस का प्रश्न है और इसका भी आप लोग एक एक धागा निकालेंगे। तो देखिए ये भी साइंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे लिखने में थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी तो उसे आप लोग मैनेज करेंगे क्योंकि बोलते और लिखते दोनों समय थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। निकट दृष्टि दोष, इसका लक्षण क्या है? किस लेंस का? तो लेंस बताएंगे आप लोग, अवतल लेंस का इसमें प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और ये मायोपिया क्या होता है? इसमें दूर की चीज जो होती है, निकट दृष्टि मतलब निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज जो होती है वो स्पष्ट दिखती है। कैसी दिखती है? यानी कि साफ सुथरा दिखती है। जबकि निकट की जो चीजें हैं, निकट की चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं दिखती। वो कैसी दिखती है? धुंधली दिखती हैं। तो ये चीजें जो है किसका लक्षण है? स्पष्ट नहीं दिखती। तो ये लक्षण है आपका मायोपिया का। इसके जो है कौन सा लेंस प्रयोग किए जाते हैं इसमें? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें जो नेत्र लेंस की त्रिज्या है ना वो कम हो जाती है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेत्र लेंस की जो त्रिज्या है ना वो क्या हो जाती है? नेत्र लेंस की जो त्रिज्या है वो कम हो जाती है। ठीक, ये एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका जो प्रतिबिंब है ना, जब नेत्र लेंस की जो त्रिज्या होगी वो कम हो जाएगी तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बनने लगता है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी गई है। रेटिना से पहले प्रतिबिंब इसका बनने लगता है। और एक चीज अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया देखिए इसमें कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस इसको कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दूर दृष्टि दोष। ठीक, इसको बोलते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग। इसमें दूर की चीजें स्पष्ट दिखती हैं लेकिन निकट की चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं दिखती। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें नेत्र लेंस की जो त्रिज्या होती है ना वो कम हो जाती है। नेत्र लेंस की त्रिज्या कम हो जाती है और प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया क्या बोलते हैं? इसको उत्तल लेंस इसमें प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे मिलेगा। कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई थी? तो देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न हो सकता है लेकिन देखिए कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन हम हैं आप लोग के साथ, कोई टेंशन नहीं लेना है। हड़प्पा स्थल से कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई थी? जो ऑप्शन में मिलेगा आपको वो सूती वस्त्र मिलेगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाएगा जब, तो वहां पे सूती जो वस्त्र आपको ऑप्शन में मिलेगा ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई थी। हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा सूती वस्त्र जो है ये कहाँ से प्राप्त थी? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो मिला था मोहनजोदड़ो से मिला था। कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति, कांस्य मूर्ति मिली थी, सूती वस्त्र मिले थे और वहां पे विशाल अन्नागार मिला था, विशाल स्नानागार मिला था। ये सभी चीजें मोहनजोदड़ो से मिली थी। और हड़प्पा से क्या क्या चीजें मिलती है ये चीजें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग इसमें लाल मृद भांड मिला था। लाल मृद
मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। इसमें यहाँ पे स्वास्थविक चिन्ह मिला था, स्वास्थविक चिन्ह भी यहाँ से मिला था हड़प्पा सभ्यता से। तो ये पूछे कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता से ही मिला था। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे शव को दफनाया जाता था, शव को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, जबकि मोहनजोदड़ो में क्या किया जाता था, शव को जलाया जाता था। ठीक, जो अभी हम लोग जलाते हैं शव को, वो मोहनजोदड़ो से ही लिया गया है। ठीक, इसमें क्या होता है, लोहे का प्रयोग अगर आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता में हुई थी, लोहा का प्रयोग अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में हुई थी, तो आप लोग बताएंगे ना भैया, लोहा का प्रयोग जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुआ था। इसमें जो चांदी का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। किसका, चांदी का इसमें सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे, चांदी का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, और तो इतनी चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो से हमने बताया क्या क्या चीजें, तो यहाँ से विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, कांस्य मूर्ति, नर्तकी की सूती वस्त्र, ये सभी चीजें मोहनजोदड़ो से मिली थी। आप लोग नोट करेंगे। तो देखिए कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से नहीं प्राप्त हुई थी, तो सूती वस्त्र नहीं प्राप्त हुई थी, जबकि सूती वस्त्र कहाँ से मिला था, ये मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक, और बात करते हैं लाल मृदभांड कहाँ से मिला था, हड़प्पा स्थल से। स्वास्थविक चिन्ह जो है हड़प्पा स्थल से। स्वास्थविक चिन्ह आप लोग नहीं जानते, जो ऐसे होता है, इस तरह का होता है, इसे स्वास्थविक चिन्ह बोलते हैं। ठीक, ये कहाँ से मिला था, तो ये हड़प्पा सभ्यता से मिला था। ठीक, ऐसे करके बनता है, ये स्वास्थविक चिन्ह हो गया आपका। अगर आपसे शव को दफनाया जो कहाँ पे जाता था, ये आपके हड़प्पा सभ्यता में। और लोहे का प्रयोग कहाँ पे नहीं हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में। चांदी का जो सर्वाधिक प्रयोग हुआ था हड़प्पा सभ्यता में। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट का भाग है, तो देखिए पश्चिमी घाट के बारे में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं, सह्याद्री भी इसे बोलते हैं। और उत्तरी जो महान हिमालय होता है उसको हिमाद्री बोलते हैं, महान हिमालय को। पश्चिमी घाट के बारे में आप लोग देखेंगे जो है, इसमें जो कौन कौन से भाग हैं, तो देखिए अनाईमुडी, यहाँ पे नोट करेंगे, अनाईमुडी ये जो है पश्चिमी घाट में ही आता है। और अनाईमुडी हो गया पलानी की जो पहाड़ी है, पलानी तमिलनाडु वाला। और आपके एक कार्डामम की पहाड़ी, कार्डामम की, ये जो कहाँ पे है, कार्डामम पूछे किस राज्य में है, तो ये केरल में पड़ता है। और ये पलानी वाला जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे, तमिलनाडु में है। और जो है आपका अनाईमुडी के बारे में याद रखेंगे, अनाईमुडी, इसमें 3 पहाड़ी आती है। अनाईमुडी में आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 पहाड़ी इसके अंतर्गत आती है। कितनी पहाड़ी, 3 पहाड़ी इसके अंतर्गत आती है अनाईमुडी के। अब देखेंगे कौन कौन सी 3 पहाड़ी कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें। देखिए जो अनाईमुडी की बात करें ना, यहाँ पे नोट करेंगे, जो सबसे उत्तर में आती है, उत्तर में उसे बोलते हैं, अनाईमुडी में जो सबसे उत्तर में है उसको बोलते हैं अन्नामलाई। क्या बोलते हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी जो सबसे उत्तर में है। अब जो उत्तर पूर्व में आ जाती है उसको बोलते हैं, जो उत्तर पूर्व में जो पहाड़ी स्थित है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको पलानी की पहाड़ी बोलते हैं। पलानी जो तमिलनाडु साइड में है उसको पलानी की पहाड़ी बोलते हैं। और जो दक्षिण में है उसको इलायची की पहाड़ी, केरल में है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका विस्तार कहाँ पे है, जो दक्षिण में विस्तार है उसको इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। तो ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे बताया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है आपकी, ये भी आप लोग बताएंगे। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत का भाग कौन कौन सा है, देखिए हमने बताया अनाईमुडी, पलानी, यहाँ पे फिर से नोट करेंगे, दक्षिणी भाग पर्वत का अनाईमुडी आप लोग ध्यान रखेंगे, पलानी है और कार्डामम है मुख्य रूप से। जबकि कार्डामम कहाँ पे है, केरल में, और तमिलनाडु में पलानी है, और अनाईमुडी जो है ये तीन इसका विस्तार 3 क्षेत्रों में। जैसे उत्तर में जो है उसको बोलते हैं अन्नामलाई, उत्तर में अनाईमुडी की जो उत्तर में श्रृंखला गई है उसको बोलते हैं अन्नामलाई, और जो उत्तर पूर्व में जो श्रृंखला गई है उसको बोलते हैं पलानी की पहाड़ी, और जो दक्षिण में है उसको बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। कौन सी बोलते हैं, इलायची की पहाड़ी। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। ये आप लोग इंडियन जियोग्राफी से ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। कहाँ से लिया गया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो प्रश्न था ये इंडियन जियोग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न था। जब आप लोग पर्वत पठार पढ़ेंगे या फिर भारत का भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा आप लोग को। अगला प्रश्न है, और यहाँ पे रेलवे से लिया गया, और रेलवे के ये जो प्रश्न है ये भी आपको इंडियन जियोग्राफी में ही पढ़ने को मिलेगा। रेल बजट को आम बजट के साथ कब मिलाया गया,
दो चीजें पूछा जाता है कि रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया और रेल बजट को जो है आम बजट से कब अलग किया गया, इसमें सब कौन सी समिति सिफारिश की थी, ये भी बातें पूछी जाती है। तो जब पूछे कि रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया, कब मिला दिया गया, तो देखिए जब मिला दिया गया था इसके लिए विवेक देवराय समिति ने सिफारिश की थी 1917-18 में मिलाया गया था। कहीं पे 1917 मिलता है, कहीं पे 1918 में मिलता है। ये अगर आपसे पूछो कौन सी समिति सिफारिश की थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पे सिफारिश कौन सी समिति की थी, तो ये भी बातें एग्जाम में पूछी जाती है। सिफारिश कौन सी समिति करती है, तो विवेक देवराय समिति, यहाँ पे नोट करेंगे। कौन सी समिति थी, विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे इसको क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था। ठीक, अगर आपसे पूछे अलग कब किया गया था, तो यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा गया है कि रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था, तो इसको 1924 में फिर से अलग कर दिया गया था। और इसके लिए कौन सी समिति थी, इसके लिए कौन सी समिति की सिफारिश पे किया गया था, इसके लिए थी एकवर्थ कमीशन। कौन थी, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे, एकवर्थ समिति की सिफारिश पे क्या कर दिया गया था, इसको क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था 1924 में। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। वैसे हम लोग के रेल मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है, यही हमारे अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। कौन है, अश्विनी वैष्णव वर्तमान समय हमारे क्या है, रेल मंत्री हैं। और यही हमारे कौन है, सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। और अगर आपसे पूछे हमारे पास रेल जोन कितने हैं, रेल जोन कुल कितने हैं, तो रेल जोन 18 है। और रेल डिवीजन पूछे कितना है, रेल डिवीजन जो है तो 69 है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि रेल बजट को आम बजट में मिलाया कब गया था, तो 1917-18 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। किस समिति के सिफारिश पे, तो इसमें किया था विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे, विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे मिला दिया गया था। अगर आपसे पूछे रेल बजट को आम बजट से अलग कब कर दिया गया था, तो 1924 में इसकी समिति कौन सी सिफारिश की थी, तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पे ये हुआ था। और रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है। और रेल जोन कितने हैं, 18 रेल जोन है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी, तो ये भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण के राजवंश जब आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग को वहां पे पढ़ाया जाएगा, जो आप लोग क्या पढ़े, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कृष्णदेवराय जो मतलब दक्षिण के एक महान शासक थे और विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे। इनके मम्मी का क्या नाम था, इनके मम्मी का नाम था नागला देवी। क्या था, नागला देवी इनके मम्मी का नाम था, नागला देवी। और इन्हीं के नाम पे इन्होंने एक नगर की स्थापना की था जिसका नाम था नागलपुर था। क्या नाम था इसका, नागलपुरम इसका नाम था। और विजयनगर कृष्णदेवराय की बात करें तो ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। तो यहाँ पे नोट करेंगे ये कहाँ के शासक थे, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के कैसे शासक थे, महान शासक थे। कौन से शासक थे, महान शासक थे। अगर आपसे पूछे कि इनकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी इनकी थी, क्या थी, इनकी राजधानी वो थी, क्या वो इनकी राजधानी थी हम्पी। अगर आपसे पूछे इनकी राजधानी क्या थी, हम्पी थी। अगर आपसे पूछा जाता है ये किस नदी के किनारे है, तो ये भी पूछा जाता है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे इनकी ये राजधानी स्थित है। अगर आपसे पूछे कि इनके पापा का क्या नाम था, मम्मी का नाम तो पढ़ लिए, पापा का नाम बता दीजिए क्या था, तो इनके पापा का नाम था तुलुब नरसा। क्या था इनके पापा का नाम, तुलुब नरसा इनके पापा का नाम था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। वैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 में किया था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप कौन सा उपनगर की स्थापना की थी, तो नागलपुरम की स्थापना की थी। नागलपुरम की स्थापना या फिर नगलपुरम भी मिलता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके माता का नाम नागला देवी था, इन्हीं के नाम पर ही कहते हैं। पापा का नाम तुलु व नरसा था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना करता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि सेरीकल्चर शब्द संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे ये बायोलॉजी की कुछ शाखाएं हैं और इनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी शाखाएं किस चीज से संबंधित है। अब यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण जो कल्चर है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सेरीकल्चर, इसमें रेशम कीट पालन किया जाता है। क्या किया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रेशम कीट
पालन किया जाता है। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कुछ चीजें के बारे में, जैसे कुछ शाखाएं, जैसे एपी कल्चर में किसका पालन किया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो एपी कल्चर अगर आपसे पूछे कि इसमें किसका पालन किया जाता है एपी कल्चर में, तो इसमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है। किसमें? मधुमक्खी का पालन किया जाता है एपी कल्चर में। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे पीसी कल्चर में किसकी खेती की जाती है, पीसी कल्चर में, तो पीसी कल्चर में जो है, इसमें जो है कि मछली का पालन किया जाता है। किसका? मछली पालन किया जाता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर यहीं पे पूछ ले कि वो वर्मी कल्चर में किसकी खेती की जाती है, वर्मी कल्चर में किसकी खेती की जाती है, तो वर्मी कल्चर में इसमें केचुआ पालन किया जाता है। केचुआ जैविक खाद होते हैं, केचुआ पालन किया जाता है। खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं, जो मिट्टी होता है उनमें उपजाऊपन बढ़ाते हैं। ठीक। अगर आपसे पूछे कि वीटी कल्चर में क्या किया जाता है, तो इसमें जो है वीटी कल्चर में क्या किया जाता है, इसमें जो है अंगूर की खेती करते हैं। किसकी? अंगूर की खेती करते हैं। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। एक और आप लोग महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है हार्टिकल्चर पूछ ले। हार्टिकल्चर में क्या किया जाता है? हार्टिकल्चर में तो ये बागवानी से संबंधित है, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। सारी बातें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लिखा है शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो हमने बताया था कि रेशम कीट पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, रेशम कीट पालन से ये संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि विटीकल्चर में क्या किया जाता है भैया, तो इसमें अंगूर की खेती की जाती है विटीकल्चर में। और हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है, इसमें बागवानी से संबंधित फसलों को उगाया जाता है। ठीक। अगर आपसे पूछे एपी कल्चर किसे कहते हैं, तो इसमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है, शहद बनाया जाता है। पीसी कल्चर मछली का पालन किया जाता है, फ्राई पीस बनाया जाता है। और वर्मी कल्चर में केचुआ का पालन किया जाता है। ये खेतों की उर्वरता बढ़ाने के काम में आते हैं। किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। 4 जोड़ी इसमें हृदय होते हैं, 4 लोगों को एक साथ दिल देते हैं। ठीक। अगर आपसे पूछे कि सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार कौन सा है, तो आप सभी इससे वाकिफ हैं, लेकिन इसका जब नाम बताया जाएगा आप लोग को, तो कहेंगे ये किस चिड़िया का नाम है। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है आइकार्निया। क्या नाम है? आइकार्निया। लेकिन अभी तो आप लोग को नहीं समझ में आया होगा। जब इसका नाम आप लोग जलकुंभी पढ़ेंगे, जलकुंभी, तब आप लोग जानेंगे कि हाँ यही है जो पानी में पाया जाता है। ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे पृथ्वी पे जल कितना है ये तो नहीं बताइएगा। तो अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी पे जल कितना है, पृथ्वी पे जलीय भाग कितना है, तो जल का जो भाग है पृथ्वी पे 71%। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी पे स्थल कितना है, स्थल तो जिसपे आप बाइक चलाते हैं, तो ये है 29%। कितना है? 29%। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो ये राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसके साथ मजाक नहीं। तो हमारा जो है राष्ट्रीय जो है जलीय जीव क्या है, तो हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है आपका गंगा डाल्फिन। क्या है? गंगा डाल्फिन है। और गंगा डाल्फिन के साथ मजाक नहीं कोई। तो और बात करते हैं गंगा डाल्फिन के बारे में। हाँ, तो इनके बारे में ये बात करेंगे। इसके राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर। यहाँ पे पूरा नोट करेंगे। 5 अक्टूबर 2000 कितना? 2009 था ना वो। 2008 में राष्ट्रीय नदी बनी थी गंगा, 2009 में इसे घोषित किया गया था। हाँ सही है। अगर आपसे पूछे कि जो जलीय पौधे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जलीय पौधे को क्या बोलते हैं, तो जलीय पौधे को जलकुंभी नहीं, इसको बोलते हैं हाइड्रोफाइटा। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइटा। और ये इंग्लिश बोर्ड वाले बोलेंगे हाइड्रोफाइटा, हम लोग क्या बोलेंगे? जलीय पौधे। ठीक। तो इतनी बातें हैं, बस इतना अंतर है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइड्रोफाइटा और हिंदी में बोलते हैं जलीय पौधे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि हानिकारक जलीय खरपतवार को जो है उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? आइकार्निया कहते हैं। और इसको कुंभी बोल रहे हैं, जलकुंभी इसको बोलते हैं। ठीक। राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा गंगा डाल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009 में 5 अक्टूबर को डाल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। पृथ्वी का जो जल भाग है 71% है, स्थल है 29% है। ठीक। और जलीय पौधे हमारे क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? प्रक्रिया का नियम किसके समान है? महत्वपूर्ण है पॉलिटी का, और पॉलिटी हमारा जो है फेवरेट सब्जेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये इसका जो हटाने की विधि है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जैसे न्यायाधीश को हटाया जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है इसकी जो है हटाने की विधि। सुप्रीम कोर्ट के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो गए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हो गए,
उन सभी को कैसे हटाया जाएगा, यहाँ पे नोट करो तुम। अगर आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश, इनकी बात कर लिया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की बात कर लिया जाए, अन्य न्यायाधीश, या फिर आपके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर लिया जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर लिया जाए, तो इन सभी लोगों को हटाने की जो विधि है वो महाभियोग के जैसी है, महाभियोग के जैसी। ये नहीं कहेंगे महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है, नहीं, ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, महाभियोग के जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, जैसी प्रक्रिया। अभी बताएंगे कि क्यों महाभियोग की जैसी प्रक्रिया इसको कहा जाएगा, क्योंकि देखिए महाभियोग हमारे संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रपति के हटाने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं, राष्ट्रपति के हटाने की जो विधि है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महाभियोग, उसको क्या बोलते हैं, महाभियोग, ठीक। और इस महाभियोग में जो चरण होते हैं, जिस तरीके से हटाया जाता है, उन लोग उस तरीके से मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, इन सभी को हटाया जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो महाभियोग के बारे में बता दीजिए किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति पे महाभियोग, तो एग्जाम में 1000 बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है अनुच्छेद नंबर 61। तो ये भी बातें आप लोग को रंगे हाथ याद रखना है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। सुप्रीम कोर्ट के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो गए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हो गए, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, इन सभी को महाभियोग की जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जाता है। राष्ट्रपति के हटाने की जो विधि है वो महाभियोग है, 61 अनुच्छेद नंबर 61 में है, ठीक। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, देखिए, कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क को जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, दक्षेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षेस। अगर आपसे पूछे सार्क की भैया स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना जो है इसकी हुई थी, पूरा डेट आप लोग लिखेंगे, तो पूरा डेट आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, सार्क की जो स्थापना है वो 8 दिसंबर जो है 1985 को इसकी स्थापना होती है। 1985 को। अगर आपसे पूछे इसमें कुल सदस्य कितने हैं, कुल देश कितने हैं, इसमें 8 देश हैं, तो उसमें से 8 के नाम आप लोग को याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब ऐसे प्रश्न पूछेगा कि इसमें से कौन सदस्य नहीं है, तब आप पकड़ लेंगे कि इसमें से कौन सदस्य नहीं है, नहीं तो नहीं पकड़ पाएंगे। और इसका हेडक्वार्टर भी आप लोग महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे है, तो भैया काठमांडू नेपाल में है। कौन कौन से सदस्य हैं आइए देख लीजिए। तो दक्षिण से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जाएंगे कहाँ पे, मालदीव में, मालदीव इसका देश है। मालदीव से सीधे जाएंगे ऊपर श्रीलंका में, श्रीलंका से सीधे जाएंगे कहाँ पे, भारत में, भारत से जाएंगे सीधे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, ठीक, भारत का बेटा पाकिस्तान, यहाँ पे जाएंगे। पाकिस्तान से सीधे जाएंगे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान से सीधे जाएंगे नेपाल से, नेपाल से जाएंगे सीधे भूटान में। भूटान भाई मतलब भारत का क्या है, भाई है, ठीक। भूटान में जाएंगे, भूटान से जाएंगे कहाँ पे, बांग्लादेश में, बांग्लादेश, ठीक, बांग्लादेश हो गया। बस इतना ही, 8 हो गए क्या, हाँ 4 4 8। पाकिस्तान की बात करें, ये जो है काठमांडू जो सार्क का है, ये नवीनतम सदस्य है, नवीनतम, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये कब शामिल हुआ था, तो ये 2007 में अफगानिस्तान शामिल हुआ था। बस इतनी बातें आप लोग को याद रखेंगे, नैया पार हो जाएगी, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क जिसे दक्षेस बोलते हैं, इन 8 का नाम आप लोग याद रखेंगे, तो इनमें से एक कोई नहीं रहेगा, तो आप लोग पकड़ लेंगे कि कौन सा इसमें इसके सदस्य नहीं है। कौन कौन से हमने बताया, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नवीनतम सदस्य 2007 में बना था कौन, अफगानिस्तान। दक्षेस जिसकी बात करें, स्थापना 8 दिसंबर 1985 को कहाँ पे हुई थी, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में। ढाका कहाँ पे है, बांग्लादेश की राजधानी है। तो आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में थे। तो देखिए, अब जो बौद्ध धर्म के उपदेश है ना, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे, पाली भाषा में थे, सबसे पहले नोट कर लिए। अब पाली भाषा में थे, लेकिन यहाँ से पूछा जाता है बौद्ध धर्म में पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे, अंतिम उपदेश कहाँ पे दिए थे, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, उपदेश देने की घटना क्या कही जाती है, उपदेशों का संकलन कहाँ पे है। तो ये सब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं उसे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए तोड़ लीजिए, क्योंकि जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। तो देखिए पहला जो है
बुद्ध ने पहला जो है उपदेश कहाँ पे दिए थे, जो पहला उपदेश दिए थे वो सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। अब भाई यहाँ पे पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में है भाई। अब जब पहला उपदेश दिए थे और ये पूछा जाता है कि इस घटना को, पहले उपदेश देने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अब यहाँ से किनारे चलिए, किनारे चलिए, किनारे चलिए। अब यहाँ पे देखिए, अब पूछेगा कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, कहाँ पे सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे। तब जब सर्वाधिक उपदेश पूछेगा तो आप लोग बताएंगे श्रावस्ती में। और श्रावस्ती कहाँ पे है? तो यहीं पे उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे पूछेगा कि उपदेश का जो है अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध के जो उपदेश है इनका संकलन कहाँ पे मिलता है, इनका संकलन, अब मान लीजिए किसी को पढ़ना है तो वो क्या खरीदेगा, वो खरीदेगा त्रिपिटक खरीदेगा। और त्रिपिटक में पूछा जाता है इसके कितने भाग हैं, तो आगे त्रि लगा है ना, त्रि का मतलब होता है 3, तो इसके 3 भाग है। कौन से भाग है, कौन कौन? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, तो इसके 3 भाग हैं। अभिधम्म पिटक होता है यार, अभिधम्म पिटक। ठीक, तो इसके 3 भाग हैं। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म में उपदेश किस भाषा में था। तो देखिए भगवान बुद्ध ने उपदेश जो दिया है वो पाली भाषा में दिया है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला उपदेश ये देते हैं सारनाथ में उत्तर प्रदेश में, और पहला उपदेश देने की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और जो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था वो श्रावस्ती में दिया था। और उपदेशों का जो इनका संकलन मिलता है वो त्रिपिटक में है। त्रिपिटक है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस मौर्य स्तंभ में शीर्ष स्थान पर विशाल हाथी स्थापित है? तो देखिए ये थोड़ा तगड़ा प्रश्न पड़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग भी तो 5 रोटी खाते हो, तो आप लोग के लिए ये कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए था ये संकिया का जो क्या था, शीर्ष स्तंभ। तो संकिया वाला जो था ना, उस पे शीर्ष में क्या है, एक हाथी बना हुआ है। हाथी सबका साथी। तो कहाँ पे था? संकिया कहाँ पे है? संकिसा था यार, संकिसा। और संकिसा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो ये भी यूपी में एक स्थान है। वहाँ पे जो स्तंभ था संकिसा, वो क्या मौर्य स्तंभ था। और उसमें शीर्ष पे एक क्या बना हुआ है? हाथी। तो अब हम लोग को देखना क्या पड़ेगा कि कहाँ हाथी बना है, कहाँ मोर बना है, कहाँ बैल बना है, कहाँ घोड़ा बना है। तो इसी वजह से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ पे है, राम अशोक का ही है सब। तो रामपुरवा, तो ये कहाँ पे है? रामपुरवा। तो ये जो है रामपुरवा वाला जो है ये बिहार में है, रामपुरवा स्तंभ। यहाँ पे पूरा बात लिखेंगे, नहीं तो कहेंगे ये किस चिड़िया का नाम है। रामपुरवा जो स्तंभ है ये कहाँ पे है? बिहार में। अब इसमें किस चीज का शीर्ष पे चित्र, इसमें किस चीज का चित्र बना हुआ है? तो यहाँ पे देखिए बैल का बना हुआ है, बैल का बना हुआ है। तो बैल पहले बहुत ही ज्यादा पूजनीय था भाई, क्योंकि यहाँ ये सब खेत जोतते थे। और खेत से क्या होता था? अन्न होता था, अन्न से हमारा पेट पालन होता था। तो ये सभी चीजें देख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे लौरिया अरेराज, ये इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। लौरिया अरेराज स्तंभ ये कहाँ पे है? लौरिया अरेराज स्तंभ क्या पे? ये भी बिहार में है, बिहार में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसमें किस चीज का चित्र बना हुआ है, तो इसमें मोर का चित्र बना हुआ है। किसमें? लौरिया अरेराज वाले में इसमें शेर का चित्र बना हुआ है, शेर का चित्र बना हुआ है। एक और नोट करेंगे यहाँ पे, लौरिया नंदगढ़, इसमें क्या बना हुआ है? लौरिया अरेराज पूछे तो इसमें बिहार में स्थित है, चित्र बना हुआ है शेर का। लेकिन लौरिया जो है नंदगढ़ वाला, अगर आपसे पूछे नंदगढ़ स्तंभ ये कहाँ पे है? तो जो ये स्तंभ जो है ये इस पे किस चीज का चित्र बना हुआ है? इस पे बना हुआ है मोर का चित्र। ठीक, और जो सारनाथ स्तंभ है इसमें 4 शेर का चित्र बना हुआ है। तो आप लोग जानते हैं सारनाथ स्तंभ ये यूपी में मिला था। और इसमें 4 सिंह के क्या थे? 4 सिंह जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। आगे एक पीछे की तरफ है, लेकिन हमको दिखाई कितने देते हैं? 3, लेकिन इसमें है कितना? 4। ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किस मौर्य स्तंभ की शीर्ष में एक विशाल हाथी स्थापित है? तो संकिसा वाले में। संकिसा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो इसमें क्या है? शीर्ष पे एक हाथी का चित्र बना हुआ है। अब रामपुरवा स्तंभ में क्या है? तो ये बिहार में। इसमें चित्र क्या बना है? बैल का।
लौरिया अरेराज कहाँ पे है? बिहार में। इसमें चित्र बना हुआ है शेर में, शेर का। लौरिया नंदगढ़ कहाँ पे है? तो ये इस पे चित्र बना हुआ है मोर का। सारनाथ में 4 सिंह हैं, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक, देखिए यहाँ पे एक पुस्तकों के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डेली इसका रिविजन भी करते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं रासेल कार्सन। कौन है इसके लेखक? है रासेल कार्सन इसके लेखक हैं। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब कुछ चीजें अगर आपसे पूछे कि ये संबंधित किससे था, संबंधित किससे था, तो ये संबंधित था पर्यावरण से। किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित पुस्तक थी। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब कुछ पुस्तकें अगर आपसे पूछे जो इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किस चीज की पुस्तक है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किस चीज की पुस्तक है? ये जो है किसकी? डार्विन की पुस्तक है यार, डार्विन की। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। एक डार्विन की पुस्तक और आप लोग ध्यान रखेंगे, डिसेंट ऑफ मैन। तो ये किसकी पुस्तक है? डिसेंट ऑफ मैन, ये किसकी पुस्तक है? तो ये भी डार्विन की पुस्तक है। अगर आपसे पूछे कि नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है, तो नेचुरल हिस्ट्री जो है ये प्लिनी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? प्लिनी की पुस्तक है। अगर आपसे पूछे वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेल्थ ऑफ नेशन, तो वेल्थ ऑफ नेशन ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। किसकी? एडम स्मिथ की पुस्तक है, एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी एडम स्मिथ है। ठीक, अर्थशास्त्र के जनक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कौन है, तो वो भी आपके एडम स्मिथ हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रासेल कार्सन है। साइलेंट स्प्रिंग जो ये संबंधित किससे है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है। इसके जो लेखक हैं डार्विन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक किसकी है, तो भी डार्विन की है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है, इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। कई बार एग्जाम में धूम मचाया है ये प्रश्न, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है, तो प्लिनी की पुस्तक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण है, बांधों से संबंधित, क्योंकि बांध आपके एग्जाम में बांध किस नदी पे है, जलप्रपात किस नदी पे है, किस नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी कहाँ गिरती है, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे तिलैयाबाद किस नदी पे निर्मित है, तो ये बराकर नदी पे स्थित है। किस नदी पे? यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बराकर नदी पे तिलैयाबाद स्थित है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मेट्टूर, कुछ बांधों के बारे में अब पढ़ेंगे, तो हम लोग जब जिद बना लेते हैं ना तो पढ़ते हैं। तो देखिए मेट्टूर बांध अगर आपसे पूछे, मेट्टूर बांध ये किस नदी पे स्थित है, तो ये कावेरी नदी पे। कहाँ पे? कावेरी नदी के बारे पे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि अलमाटी बांध कहाँ पे स्थित है, अलमाटी बांध कहाँ पे स्थित है, तो ये कृष्णा नदी जाएंगे, कृष्णा नदी पे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि टिहरी बांध कहाँ पे स्थित है, तो एक और आप लिखेंगे टिहरी बांध कहाँ पे स्थित है। तो जो टिहरी बांध है ना वो आपकी किस पे स्थित है, तो ये जो टिहरी बांध है वो भागीरथी और भिलांगना नदी पे स्थित है। भागीरथी और भिलांगना नदी पे स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि थीन बांध किस नदी पे स्थित है, थीन बांध किस नदी पे स्थित है, थीन बांध, तो ये जो है रावी नदी पे स्थित है। किस नदी पे? रावी नदी पे स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे हीराकुंड बांध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध अभी हमने कल बताया महानदी पे स्थित है, महानदी पे स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो इतनी बांधों के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। तिलैया बांध किस नदी पे निर्मित है, हमने बताया कि बराकर नदी पे स्थित है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे और एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है। बराकर नदी पे स्थित है। हमने बताया थीन बांध किस नदी पे स्थित है, थीन बांध भी एग्जाम में पूछा गया, रावी नदी पे स्थित है।
और ये सभी एग्जाम में पूछे गए बात हैं। हीराकुंड बात तो 1000 बार पूछा है। ये महानदी पे स्थित है, कहाँ पे? महानदी उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछे मेट्टूर बांध किस नदी पे है, तो ये कावेरी नदी पे है। अगर आपसे पूछे अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे, टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी पे बना हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसा लग रहा है। कुछ लोग कमेंट करते हैं जिनका कमेंट हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां पे देखेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ये चीजें आप लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था। ये 1813 वाला जो एक्ट आया था उसके तहत ये एकाधिकार कंपनी का समाप्त हो गया था। लेकिन क्या इसमें बाकी रह गया था? लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार चलता रहा। चाय एंड चीन के साथ क्या होता रहा? साथ व्यापार है, जो व्यापार चलता रहा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पूर्ण रूप से नहीं समाप्त हुआ था। अगर आपसे पूछे कि पूर्ण रूप से समाप्त कब हुआ था, पूर्ण रूप से एकाधिकार कब समाप्त हुआ था, तो वो समाप्त हुआ था 10 साल बाद 1833 के एक्ट से। 1833 के एक्ट से पूर्ण रूप से समाप्त हुआ था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो और इसमें कुछ और काम किया गया था। 1833 वाला जो एक्ट आया था इसमें भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? इसमें भारत के पहले जो है 1833 के एक्ट वाले में पहले गवर्नर जनरल किसे बना दिया गया था? गवर्नर जनरल वो विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। एक बात और याद रखेंगे आप लोग, विलियम बेंटिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1813 वाले एक्ट से। और इसमें कुछ कार्य और किए गए थे। इसमें जो है भारतीयों को सरकारी नौकरी में अवसर मिलने लगे थे। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीयों को क्या हुआ था? ये ब्रिटिश भारत था ना, उसमें भारतीयों को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता था। लेकिन 1833 वाला जो एक्ट आया था उसके तहत क्या हुआ? भारतीयों को नौकरी में क्या कर दिया गया था? सरकारी नौकरी में क्या कर दिया गया था? अवसर मिलने लगे थे। भारतीयों को नौकरी में अवसर मिलने लगे थे। अभी तो नौकरी के लिए बहुत ही ज़्यादा अवसर है। बस आप लोग को क्या करना है? मेहनत करना आप लोग को आना चाहिए। बस बहुत आपको अवसर मिलेंगे नौकरी के। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था? ये 1833 के एक्ट के द्वारा हुआ था। 1833 के एक्ट के द्वारा। लेकिन इसमें चाय और चीन के साथ में क्या हुआ? चाय और चीन के साथ व्यापार चलता रहा। चाय और चीन के साथ व्यापार चलता रहा। पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ था? तो 1833 वाले एक्ट से समाप्त हुआ गया था। और इसमें पहले गवर्नर जनरल इसके एक्ट के तहत विलियम बेंटिंग को बनाया गया था और भारतीयों को नौकरी में अवसर देने की बात इसमें शुरू की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है कि कोडरमा किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे देखिए अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। किसका? अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे पूछेंगे सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस देश में किया जाता है? सर्वाधिक जो है अभ्रक का जो है उत्पादन वो कहाँ पे होता है? वो होता है आपके भारत में। कहाँ पे? भारत में। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लीजिए। तो इतने में आप लोग कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। सर्वाधिक उत्पादन जो है वो भारत में होता है। ठीक, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को एसी कहते हैं, दृष्टि धारा को डीसी। एसी का मतलब अल्टरनेट करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट होता है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलने का काम करता है। ये करता है रेक्टिफायर। कौन करता है? ये रेक्टिफायर करता है। और ये एग्जाम में पूछा गया था। क्या काम करता है? रेक्टिफायर। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रेक्टिफायर ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ये क्या काम करता है? एसी को डीसी में बदल देता है रेक्टिफायर। और कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि इन्वर्टर क्या काम करता है? इन्वर्टर घर में लगा होता है। ये क्या काम करता है? पहले एसी को बदलता है डीसी में, एसी को बदलता है डीसी में जिससे बैटरी चार्ज होती है। फिर डीसी को बदलता है किस में? एसी में बदलता है। डीसी को बदलता है फिर एसी में, जिससे क्या होती है? घर के जो उपकरण होते हैं वो चलते हैं। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। वहीं आप लोग को ध्यान रखना है कि सौर ऊर्जा क्या काम करता है? सौर
ऊर्जा पैनल जो होता है, सौर ऊर्जा पैनल जो छत पे लगा होता है, वो क्या काम करता है? तो वो क्या काम करता है? सौर ऊर्जा को बदलता है। किसमें? सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है? सौर ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विद्युत सेल, जो सोलर सेल होता है, विद्युत सेल जो घड़ी वगैरह में विद्युत सेल रिमोट में लगता है, वो सभी क्या काम करते हैं? जो आपके बचपन में आपके कार में लगता था, रिमोट वाली कार में, वो विद्युत सेल क्या काम करता है? तो वो काम करता है, वो रासायनिक ऊर्जा को कैसे में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलता है, ये बदलता है रेक्टिफायर। कौन बदलता है? रेक्टिफायर। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रेक्टिफायर बदलता है। और इन्वर्टर क्या काम करता है? ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपके उपकरण चलते हैं। सौर ऊर्जा पैनल क्या काम करता है? तो ये सौर ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत सेल क्या काम करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न को। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी के जो जीवनी के लेखक है, उनका नाम है डीजी तेंदुलकर। किसने लिखा था? डीजी तेंदुलकर ने लिखा था। और महात्मा गांधी के बारे में आप लोग कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी की एक फेमस पुस्तक थी, क्या थी महात्मा गांधी की पुस्तक? तो महात्मा गांधी की पुस्तक थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये क्या थी? गांधी जी की एक पुस्तक थी, जिसको हिंदी में कहा जाता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और पत्रिका कुछ थी गांधी जी की, जैसे नवजीवन। अगर आपसे पूछ ले नवजीवन किसकी पत्रिका थी? गांधी जी की। अगर आपसे पूछे कि हरिजन नामक पत्रिका किसकी थी? हरिजन नामक पत्रिका गांधी जी की पुस्तक थी। अगर आपसे पूछे हिंदू स्वराज किसकी पत्रिका थी? हिंदू स्वराज किसकी पत्रिका थी? तो भी गांधी जी की पत्रिका थी। यही नहीं, अभी और ये पूछा जाता है कि ये पत्रिका किस सन में चलाए थे गांधी जी। ठीक, ये भी पूछा जाता है। नवजीवन हो गया। यंग इंडिया पूछ ले, यंग इंडिया किसकी पुस्तक थी? तो वो भी गांधी जी की पुस्तक थी, यंग इंडिया। अगर आपसे पूछे कि इंडियन ओपिनियन ये किसकी पुस्तक थी? इंडियन ओपिनियन ये किसकी पुस्तक थी? ये भी गांधी जी की पुस्तक थी। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो डीजी तेंदुलकर इसकी गांधी के जीवन के लेखक हैं। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये भी गांधी जी की पुस्तक है। और नवजीवन, हरिजन, हिंदू स्वराज, यंग इंडिया, इंडियन ओपन ये भी गांधी जी की ही पुस्तक है। इंडियन ओपिनियन, ठीक ना? ग्रैंड स्लैम नहीं चल रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, इंडियन ओपन, ये नहीं। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न था भाई मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री आपके हर एक एग्जाम की नैया पार लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए, रेगुर मिट्टी जो है इसको काली मिट्टी कहते हैं। क्या मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी भी कहते हैं। इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लावा मिट्टी भी बोलते हैं। अब ये उपयोगी किस फसल के लिए होती है? ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कपास के लिए उपयोगी होती है। किसके लिए? कपास के लिए। और हमारे यहाँ जो देखिए मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जो है देश के लिए, या फिर किसी भी भौगोलिक के मतलब किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि मिट्टी में होती है कृषि। जहाँ बढ़िया मिट्टी होगा वहीं पे अच्छे से कृषि होगी और वहीं पे जो है लोग निवास करेंगे। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ अध्ययन। तो मिट्टी का जो अध्ययन होता है इसको कहते हैं पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रमुख मिट्टी क्या है, तो भारत की जो मिट्टियाँ 8 प्रकार की होती हैं, जिसमें प्रमुख मिट्टी जो भारत की है वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी के बारे में 2 तरह की होती है। ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, उसको बोलते हैं खादर बोलते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, क्या होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसको बांगर बोलते हैं। तो ये बातें भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। तो इसको काली मिट्टी कहते हैं, इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। ये उपयोगी होती है कपास के लिए। और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं
पेडोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत की जो प्रमुख मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। हमने इतनी बातें इसमें की है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कितने उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो भारत में 14 महारत्न कंपनियां हैं जिनको महारत्न का दर्जा प्राप्त है, और इसमें से नवीन कौन सी है? नवीन जो है महारत्न कंपनी वो है कौन? हाल है। कौन सी है? हाल को बनाया गया था। ये करंट अफेयर का भी प्रश्न है, HAL हाल, ये नवीन जो है महारत्न कंपनी है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि कुछ महारत्न कंपनी लिखते हैं उनके फुल फॉर्म के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। कम से कम फुल फॉर्म आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है इसमें से कौन सा फुल फॉर्म है। भेल के बारे में आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, भेल के बारे में। तो ये होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। CIL कोल इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछे HPCL का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आपसे पूछे कि IOCL का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे NTPC महारत्न कंपनी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सेल का SAIL ये भी एक महारत्न कंपनी है, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है कि कौन स्मारक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है? तो ये देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये है आपका कौन सा स्मारक? वो सांची का स्तूप। सांची के स्तूप के बारे में ध्यान रखेंगे। सांची का स्तूप, ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब इसके बारे में अगर पूछे ये कब बना था तो ये बताएंगे 3rd शताब्दी में बना था। कब बना था? 3rd शताब्दी में। अगर आपसे पूछे ये किस धर्म से संबंधित है तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे है तो ये सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो ये रायसेन जिला यहाँ पे पूछा जाता है, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। रायसेन जिला कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। किसने निर्माण कराया था? तो अशोक ने इसे निर्माण कराया था। किसने? अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, अशोक ने बनवाया था। अगर आपसे पूछे बौद्ध धर्म से संबंधित है, अगर आपसे पूछे कि ये इसका चित्र कितने रुपए के नोट पे है तो ये 200 रुपए के नोट पे है। जेब में से जो है निकाल कर देखिए 200 रुपये के नोट पे है। और सांची अगर आपसे पूछे कि किस नदी किनारे स्थित है तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, इसकी मरम्मत के बारे में बात कर रहा है। जीर्णोद्धार मतलब होता है मरम्मत। इसकी जो मरम्मत चली थी, कब चली थी, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी मरम्मत जो होती है 1912 से 1919 तक चली थी। 1912-19 तक चली थी। इसकी जो मरम्मत कराए थे जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल के बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं, ये कौन है? जॉन मार्शल 1919 में मिट गया। जॉन मार्शल ने इसकी क्या करवाए थे? मरम्मत करवाते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। हमने क्या बताया कि कौन स्मारक पुरातत्व स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है? तो वो है सांची का स्तूप। तीसरी बौद्ध संगीति में, तीसरी जो है शताब्दी में बौद्ध धर्म से संबंधित है। रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक ने बनवाया था। ये 200 रुपए के नोट पे भी अंकित है। और किसमें? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और 1912 से 1919 तक इसकी मरम्मत चली थी। जॉन मार्शल क्या करते हैं? इसकी जो है मरम्मत करवाते हैं। विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए, विश्व का जो छठा सबसे बड़ा देश है ना, वो है ऑस्ट्रेलिया। वो है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। अब बड़े देशों के बारे में देखिए, जो विश्व के बड़े देश हैं कौन कौन से हैं, आप लोग को जरूर याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। बड़ा देश जो हो गया आपका रूस हो गया, उससे भारी है आपका कनाडा, रूस से छोटा है कनाडा, उसके बाद रूस, कनाडा, चीन यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील के बाद है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया के बाद है फिर भारत। कौन सा है? भारत। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या में बता दीजिए भैया सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या में, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है अपना भारत।
क्योंकि भारत लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं भारत के लोग, और जनसंख्या में ये पहले स्थान पे आ चुके हैं। दूसरे में चीन, तीसरे में है अमेरिका, चौथे में इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। लेकिन प्रस्तावित इसकी राजधानी क्या है? वो भविष्य में अपनी राजधानी करेगा नूसंतारा। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ ले अगर कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कौन? प्रशांत महासागर नहीं है, एशिया है। हमारा सबसे बड़ा महासागर कौन, जो महाद्वीप कौन सा है? एशिया। अगर आपसे पूछे कि हमारा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इसको कंगारुओं का भी देश कहते हैं। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसका रिवीजन करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा देश है। कुछ बड़े देशों के बारे में याद रखेंगे। सबसे बड़ा देश रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो यहाँ पे गलत हो गया क्या? 1 2 रूस, कनाडा, चीन, यूएसए भी बीच में रहेगा भैया, यहाँ पे ऐड कर लीजिए। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत किस स्थान पे? 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? भारत है। दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है। ठीक। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारा एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पे देखिए, लिखते वक्त तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जब दोबारा हम इसको रिवीजन करेंगे तो वहाँ पे गलती बचेगा नहीं, वहाँ पे पकड़ लिया जाएगा। किसका लक्ष्य कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है? तो चलाया गया था अपिक्को आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला था? अपिक्को आंदोलन। और अपिक्को आंदोलन के बारे में ये पूछा जाता है कि भैया इसको चलाया कब गया था? तो इसको चलाया गया था 1983 में, अपिक्को आंदोलन। और अगर आपसे पूछे कि अपिक्को आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, क्योंकि नेतृत्वकर्ता भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आंदोलन, और आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये अपिक्को आंदोलन जो है वृक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? वृक्ष संरक्षण से, वृक्ष से, पेड़ पौधों से संबंधित है। और ये जो है पांडुरंग हेगड़े इसका नेतृत्व करते हैं। कौन करते हैं? पांडुरंग हेगड़े क्या करते हैं? इसका नेतृत्व करते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेघा पाटेकर। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि ये चर्चा में रहती हैं। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कब शुरू किया गया था? 1985 में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहीं पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, चिपको आंदोलन। कहाँ पे? चिपको आंदोलन, ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था। और चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1973 में। 1973 में। और सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित है। कौन है? ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित है कौन? सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित है। ठीक। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि किसका लक्ष्य कन्नड़ जिलों में वनों की रक्षा करना है? अपिक्को आंदोलन का लक्ष्य था कन्नड़ जिलों में वनों की रक्षा। 1983 में इसको चलाया गया था। नेतृत्व किए थे पांडुरंग हेगड़े। कौन नेतृत्व करते हैं इसके? पांडुरंग हेगड़े। ठीक। वृक्ष से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये नर्मदा नदी पे बांध बनाने से रोकने के लिए था। इसको चलाई थी मेघा पाटेकर 1985 में। अगर चिपको आंदोलन था, ये भी किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण या फिर वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। वृक्ष संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना। और ये कब चला था? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1973 में चलाया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। IIEP संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संगठन का अंग है? तो ये अंग है यूनेस्को का। किसके बारे में पहले पढ़ेंगे? पहले यूनेस्को बताएं कि IIEP बताएं? तो चलिए, पहले IIEP लिखा है तो पहले IIEP के बारे में बताते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है IIEP का, आप लोग इसे समझ जाएंगे। इंटरनेशनल, यहाँ पे नोट करेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, इसका फुल फॉर्म होता है प्लानिंग। और ये एग्जाम में पूछा गया था, ये महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछा गया था कि ये किसका अंग है, किस संगठन का अंग है? तो यूनेस्को का जो है अंग है। यूनेस्को के बारे में हमने बताया था, स्थापना कब हुआ था?
1945 में। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? जिनेवा पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और यूनेस्को यहाँ पे लिखा है। अगर आपसे पूछे कि इसके हेड कौन है तो कैथरीन रसेल इसकी हेड है। कौन है? कैथरीन रसेल इसकी क्या है? हेड है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संगठन का अंग है तो IIEP जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संगठन का अंग है? यूनेस्को का। यूनेस्को का स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस में, और इसके हेड कौन है? कैथरीन रसेल। इसके जो है अध्यक्ष कौन है? कैथरीन रसेल है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न की करंट अफेयर से है, CA से है। कह रहा है कि 2024 में भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सा वर्षगांठ था? तो देखिए 2024 में भारत छोड़ो आंदोलन का ये 82वां वर्षगांठ था। कौन सा? 82वां वर्षगांठ था भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि महत्वपूर्ण है हमारे स्टैटिक और करंट अफेयर और जो है हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये चला था 8 अगस्त 1942 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का किसने चलाया था? तो इसको चलवाए थे हमारे महात्मा गांधी जी। कौन चलाए थे? महात्मा गांधी जी चलाए थे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा? करो या मरो का नारा दिया था। इसी में ही क्या चलाया गया था? 9 अगस्त। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 9 अगस्त 1942 को ही क्या चलाया गया था? इसमें चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? अरे ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन जीरो हावर इसी में चलाया गया था। और इसके तहत क्या कर लिया गया था? जो हमारे प्रमुख नेता थे, इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उनको क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आगे आप लोग को एक पॉइंट और आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये पूछा जाता है कि गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खा पैलेस में। कहाँ पे? आगा खा पैलेस में रखा गया था। ठीक, ये भी बात है। अगर आपसे पूछे कि इस समय वायसराय कौन के, तो लिनलिथगो का इस समय क्या था? शासन था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। शासन लिनलिथगो का था। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 2024 में भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा वर्षगांठ था? तो इसका 82वां वर्षगांठ था 2024 में। इसको शुरू किया था 8 अगस्त 1942 को। नेतृत्व किसने करता? तो महात्मा गांधी जी ने इसको चलाया था। इसमें नारा दिया था करो या मरो का नारा। इसी में 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया और इसमें प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था। ये पूछा जाता है कि कौन से नेता को किस जगह पे जेल में डाला गया था? तो गांधी जी के बारे में कम से कम आप लोग याद रखेंगे, आगा खा पैलेस में इन्हें रखा गया था। अगला प्रश्न है साइंस से। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है वो 18 हैं। क्या है? 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्हें क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ को अगर आपसे पूछे इन्हें क्या कहा जाता है? इनको समूह कहा जाता है। समूह कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि इसमें क्षैतिज स्तंभ कितने हैं, क्षैतिज स्तंभ की बात करें, क्षैतिज स्तंभ क्या है, इसमें कितने हैं? 7 हैं। और इन क्षैतिज स्तंभों को अगर आपसे पूछे क्या कहा जाता है तो इनको कहा जाता है आवर्त। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे हमारे जो आवर्त सारणी इसमें नई वाले में ब्लॉक कितने हैं, तो इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से? SP, D और F, इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। F ब्लॉक सबसे नीचे होता है। आवर्त सारणी के बारे में हम लोग बात करते हैं। आवर्त सारणी के बारे में ही हम लोग बात करते हैं। अगर आपसे पूछे आवर्त सारणी की केवल पूछे खोज किसने की थी, तो आप लोग बताएंगे मेंडलीफ ने किया था। किसने? मेंडलीफ ने किया था। और कब खोजा था? तो इसको 1869 में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। मेंडलीफ से ही 1869 में इसको खोजा था। लेकिन अगर आपसे पूछे भैया आधुनिक वाला किसने खोजा था, आधुनिक वाला किसने खोजा था, तो मोसले ने खोजा था। किसने? मोसले ने। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने होते हैं? 18 होते हैं। जिसमें क्षैतिज स्तंभ कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। और ऊर्ध्वाधर वाला जो होता है उसको समूह बोला जाता है। इसमें ब्लॉक कितने होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। SP, D और F होते हैं। आवर्त सारणी बताओ मेंडलीफ ने खोजा था और इसमें
1869 में आधुनिक सावड़ी को किसने खोजा था? मोसले ने खोजा था। तो ये सभी जो है आप लोग 12वीं में पढ़े होंगे, 11वीं में पढ़े होंगे तो बताया गया होगा, लेकिन आप लोग उस समय पढ़ते कहाँ थे? आप तो कुछ और करते थे, तो इस वजह से आज हमको पढ़ाना पड़ रहा है। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए वन्य जीव संरक्षण 72, तो इसमें जो है 6 अनुसूचियां हैं। कितनी है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है, इसमें 6 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 6 अनुसूचियां हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यहाँ पे अगर आपसे पूछे कब आया था, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1972 में आया था। अगर आपसे पूछे कि जल संरक्षण अधिनियम कब आया था, जल संरक्षण एक्ट हमारे यहाँ कब आता, तो ये आया था 1974 में। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे वायु संरक्षण एक्ट कब आया था, वायु संरक्षण जो है एक्ट ये कब आता है, तो ये 1981 में आता है। अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, पर्यावरण संरक्षण जो है एक्ट कब आया था, पर्यावरण संरक्षण जो एक्ट है ये 1986 में आया था। अगर आपसे पूछे कि वन एक्ट कब आया था, तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब आया था 1972 में, लेकिन वन एक्ट कब आया था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखें। वन एक्ट कब आया था, तो 1927 में ये आया था। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसको रिवीजन करते हैं कि भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसमें 6 अनुसूचियां हैं। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये एग्जाम में जो है पूछा गया प्रश्न है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। किसके? रेलवे के एग्जाम में। ठीक। अगर आपसे पूछे कि जल एक्ट कब आया था, तो 1974 में जल एक्ट आया था। अगर वायु संरक्षण एक्ट कब, 1981 में। अगर पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में। जो है वन संरक्षण एक्ट 1927 में आया था। और G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य इसमें पूछ ले कितने थे, तो प्रारंभ में सदस्य इसके 7 थे, अभी भी 7 ही सदस्य हैं, लेकिन इसमें एक लोचा हो गया था। लोचे को समझिए। जैसे सबसे पहले इसमें कौन से देश थे? अमेरिका था, कनाडा था, अमेरिका था, कनाडा था, इटली था आपका, अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस था, फ्रांस, ब्रिटेन था, जापान था, कौन था? जापान था, जापान है, और जर्मनी। ये सभी जो है जर्मनी, ये सभी अभी भी इसके देश हैं, ये सभी अभी भी इसके देश हैं। लेकिन इसके बीच में जो है 1997 में इसमें जो है रूस शामिल होता है। रूस अगर आपसे पूछे इसमें कब शामिल हुआ, रूस शामिल हुआ कब? 1997 में। कब शामिल हुआ? 1997 में रूस शामिल हुआ 1997 में। तब इसका नाम क्या हो गया? तब इसका नाम हो गया था G8 हो गया था। क्या हो गया था? G8। लेकिन फिर इससे बाहर निकल गया रूस। इससे बाहर कब निकल गया था? तो ये जो है 2000 कब निकला था? ये इसका डेट क्या है जब ये बाहर निकलता है? तब ये रूस का बाहर निकला था, तो 2014 में इसको बाहर निकला था रूस। इसे 2014 में बाहर निकल गया, तो पुनः इसका नाम क्या हो गया? पुनः नाम इसका हो गया G7 हो गया। अभी G7 करंट अफेयर यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि G7 में 2024 में बैठक कहाँ पे हुई थी, G7 के 2024 में बैठक कहाँ पे हुई थी, तो ये इसकी इटली में बैठक हुई थी। कहाँ पे? इटली में बैठक हुई थी। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक। और सदस्य इसके कितने थे? कितने हैं? 7 थे। 7 हैं। कौन कौन से? अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन, जापान और जर्मनी। फिर इसमें रूस 1997 में शामिल होता है, तब इसका नाम हो जाता है G8। लेकिन फिर बाहर 2014 में हो जाता है, पुनः इसका नाम G7। 2024 में जो है G7 की बैठक इटली में हुई थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सैनिक विद्रोह के दौरान जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंग के समय में होता। 1857 का सैनिक विद्रोह किसके समय में होता? कैनिंग के समय में हुआ था। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। कैनिंग जो है भारत के पहले अंतिम गवर्नर जनरल हैं और प्रथम वायसराय हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और ये भारत के कौन थे? प्रथम वायसराय थे। तो ये भी बातें रंगे यहाँ पे याद रखेंगे। और सैनिक विद्रोह के बारे में हम लोग देख लेंगे। जो 1857 की जो क्रांति है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। 1857 की जो क्रांति है, इसका कारण क्या था? तत्कालिक कारण पूछा जाता है, चर्बी युक्त कारतूस था। क्या था? चर्बी युक्त कारतूस इसका तात्कालिक कारण था। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और आप लोग को ध्यान रखना है 21 राइफल में था, तो ये आया था एनफील्ड राइफल। कौन सा? एनफील्ड राइफल में था ये जो है चर्बी युक्त कारतूस। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टर में थे। और ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इस समय ब्रिटेन के PM कौन थे? ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो
पार्मस्टन थे इस समय ब्रिटेन के पीएम। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। तो सैनिक विद्रोह के दौरान जो भारत में गवर्नर जनरल थे वो कैनिंग थे। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए, प्रथम वायसराय हुए। 1857 की जो क्रांति थी उसको ये बोला जाता है भारत का सैनिक विद्रोह। किसी ने इसको स्वतंत्रता संग्राम भी बोला है, आप लोग बताएंगे किसने बोला था। तो बी डी सावरकर ने इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी बोला था। और इसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया था, एनफील्ड राइफल आया था उसमें, ठीक, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को नहीं लाइक कर पाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खूब बड़े हो जाइए।